अगर कोई ये दावा करे कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और राजनीतिक चेतना की नींव उन राष्ट्रवादियों ने नहीं रखी जो सड़कों पर नारे लगा रहे थे, बल्कि अपने करों और जमीनों को बचाने की कोशिश कर रहे कुछ बेहद अमीर जमींदारों ने रखी थी, तो शायद ये बात बहुत अजीब लगेगी। हाँ, पहली बार सुनने में तो ये किसी को भी अजीब लगेगा। बिल्कुल। और आज की हमारी इस गहरी चर्चा में हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं। अक्सर ज्यादातर लोगों के दिमाग में एक ही छवि छपी होती है कि भारत में राजनीतिक जागरूकता अचानक से 1885 में आ गई। मतलब एक चमत्कार की तरह। हाँ, एक चमत्कार की तरह, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी आईएनसी की स्थापना हुई। ऐसा लगता है जैसे बस कुछ पढ़े लिखे लोग एक हॉल में इकट्ठा हुए और रातों रात एक राष्ट्रीय आंदोलन खड़ा हो गया। मैं हमेशा यही सोचती थी। और देखिए, ये इतिहास को देखने का बहुत ही सरलीकृत और सच कहें तो एक बहुत ही भ्रामक नजरिया है। भ्रामक कैसे? क्योंकि हमारे सामने जो दस्तावेज और स्रोत है ना, वे एक बिल्कुल अलग ही कहानी बयां करते हैं। इन स्रोतों से ये स्पष्ट होता है कि 1885 में कांग्रेस का बनना कोई प्रारंभिक बिंदु नहीं था, बल्कि वो एक बहुत लंबी प्रक्रिया का चरम था। तो मतलब आप कह रहे हैं कि कांग्रेस कोई पहला कदम नहीं थी? बिल्कुल नहीं। ये 1885 से पहले के लगभग 50 वर्षों का एक ऐसा जटिल इतिहास है जिसमें कई क्षेत्रीय संगठनों का क्रमिक विकास हुआ। उन्होंने अपनी रणनीतियां बदली, गलतियां की और सबसे बड़ी बात, सत्ता से मोल भाव करना सीखा। और यही कारण है कि आज के हमारे स्रोत इतने महत्वपूर्ण हैं। वे हमें इतिहास के उस प्रीक्वल में ले जाते हैं जहां ये पूरी जमीन तैयार की जा रही थी। तो आइए सीधे 1836 के बंगाल में चलते हैं। हाँ, कांग्रेस की स्थापना से लगभग आधी सदी पहले। सही कहा। हमारे स्रोत बताते हैं कि 1836 में बंग भाषा प्रकाशिका सभा नाम की एक संस्था बनी थी। ये राजा राम मोहन राय के सहयोगियों द्वारा स्थापित की गई थी और दस्तावेज इसे भारत के सबसे शुरुआती राजनीतिक संघों में गिनते हैं। जी, ये एक बहुत ही अहम शुरुआत थी। लेकिन मेरे मन में एक सवाल है कि इस सभा में असल में होता क्या था, क्योंकि 1836 तो बहुत ही शुरुआती दौर है। देखिए, इस सभा की कार्यप्रणाली को समझने के लिए हमें उस समय के समाज को देखना होगा। 1836 का समय वो था जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से एक व्यापारिक कंपनी से एक सत्ताधारी सरकार में बदल चुकी थी। यानी अब वो सिर्फ व्यापारी नहीं रहे थे। बिल्कुल। और राजा राम मोहन राय के सहयोगियों ने ये भांप लिया था कि समाज को सुधारने के लिए केवल सती प्रथा जैसी कुरीतियों पर बात करना काफी नहीं है। हाँ, सामाजिक सुधार से आगे बढ़ना जरूरी था। एकदम सही। जब तक प्रशासनिक नीतियों और सरकारी कर प्रणाली पर चर्चा नहीं होगी, तब तक वास्तविक बदलाव नहीं आएगा। इसलिए ये लोग इकट्ठा होकर प्रशासन के कामकाज की बकायदा समीक्षा करते थे। लेकिन मुझे यहाँ एक बात खटक रही है। ये तो कुछ ऐसा लगता है जैसे आज के समय में कुछ बुद्धिजीवी किसी कॉफी हाउस में बैठकर सरकार की नीतियों की आलोचना कर रहे हों। हाँ, एनालॉजी तो काफी हद तक सही है। मतलब चर्चा तो बहुत उच्च स्तर की हो रही है, लेकिन जमीन पर कोई ताकत नहीं है। अंग्रेज तो उनकी इन बौद्धिक बहसों को बड़ी आसानी से नजरअंदाज कर सकते थे, है ना? यह एक बहुत ही सटीक विश्लेषण है। असल में बंग भाषा प्रकाशिका सभा के पास जमीनी ताकत और आर्थिक प्रभाव की बहुत कमी थी। वही तो। वे केवल तर्क दे सकते थे, लेकिन सत्ता को मजबूर नहीं कर सकते थे। राजनीति केवल अच्छे विचारों से नहीं चलती है। इसके लिए ऐसा दबाव चाहिए जिसे सरकार महसूस कर सके। आर्थिक दबाव। हाँ, और यही कारण है कि ठीक 15 साल बाद 1851 में हमें एक बहुत ही बड़ा और रणनीतिक बदलाव देखने को मिलता है। और हमारे दस्तावेज ठीक इसी बदलाव की ओर इशारा करते हैं। 1851 में कलकत्ता में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना होती है। इसे राधाकांत देब और देवेंद्रनाथ टैगोर ने शुरू किया था। जी, ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर था। लेकिन यहाँ जो सबसे चौंकाने वाली बात स्रोत में दर्ज है, वो ये है कि इस संगठन में जमींदारों के हितों को राजनीतिक सवालों के साथ मिला दिया गया। अब यहाँ मुझे एक उलझन हो रही है। कैसी उलझन? मतलब भारतीय इतिहास में जमींदारों को अक्सर खलनायक या अंग्रेजों के वफादार के रूप में देखा जाता है, तो फिर उन्होंने एक राजनीतिक संगठन क्यों बनाया, वो भी अंग्रेजों के सामने? यहीं पर इतिहास अपनी सबसे दिलचस्प करवट लेता है। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि जमींदार कोई स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे। वे मूल रूप से अपने आर्थिक हितों की रक्षा करना चाहते थे। अच्छा, तो ये सब पैसे और जमीन का खेल था? एक तरह से हाँ।
ब्रिटिश सरकार आए दिन नए भूमि कानून ला रही थी, करों के नियम बदल रही थी। तो जमींदारों को समझ में आ गया कि अगर वे अकेले अकेले अंग्रेज अधिकारियों के पास अर्जी लेकर जाएंगे तो कोई उनकी नहीं सुनेगा। तो उन्हें एक ग्रुप बनाना पड़ा। बिल्कुल, उन्हें एक संस्थागत ढांचे की जरूरत थी। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन बनाकर उन्होंने अनजाने में ही एक बहुत बड़ा राजनीतिक हथियार ईजाद कर लिया। और वो हथियार क्या था? सामूहिक आर्थिक दबाव। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने सिर्फ अपने कर बचाने के लिए ही सही, लेकिन एक ऐसा ढांचा तैयार कर दिया जिसने भविष्य की राजनीति का रास्ता खोल दिया। एकदम सटीक बात कही आपने। जब भारत का सबसे अमीर वर्ग, जो ब्रिटिश खजाने में सबसे ज्यादा टैक्स जमा करता था, जब वो एक यूनियन बनकर खड़ा हो गया, तो अंग्रेज उसे कॉफी हाउस की चर्चा कहकर खारिज नहीं कर सके। हाँ, क्योंकि अब पैसे वालों की आवाज थी। जी, इस एसोसिएशन ने पहली बार व्यवस्थित तरीके से याचिकाएं भेजनी शुरू की, कानूनी भाषा में अपनी मांगें रखीं और सरकार के साथ पत्राचार किया। यानी ये भारत में संस्थागत राजनीति की वास्तविक शुरुआत थी। बिल्कुल, विचारों को अब पूंजी और प्रभाव का सहारा मिल गया था। ये तो सत्ता के खेल में एक बहुत ही चालाकी भरा कदम था। लेकिन इसके बाद स्रोत हमें एक ऐसी घटना की तरफ ले जाते हैं जो मेरी समझ से थोड़ी परे है। 1886 का वर्ष। दादा भाई नौरोजी का समय। हाँ, भारत के भीतर तो संगठन बन ही रहे थे, लेकिन दादा भाई नौरोजी ने 1886 में सीधा लंदन जाकर ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कर दी। जी, और ये कोई छोटा कदम नहीं था। दस्तावेज बताते हैं कि इसका उद्देश्य भारतीयों के कल्याण पर चर्चा करना और ब्रिटिश जनता को प्रभावित करना था। लेकिन यहाँ पर थोड़ा रुकना जरूरी है। मुझे ये फैसला बहुत ही अजीब और जमीनी हकीकत से कटा हुआ लगता है। अजीब क्यों लग रहा है आपको? मतलब कलकत्ता या बॉम्बे में संगठन बनाने के बजाय हफ्तों की समुद्री यात्रा करके उस साम्राज्य की राजधानी में जाना जो हम पर राज कर रहा है। एक आम भारतीय किसान को इस बात से क्या फर्क पड़ता कि लंदन के किसी एलीट क्लब में क्या चर्चा हो रही है? मैं समझ सकता हूं कि पहली नजर में ये कदम बहुत ही अभिजात्य या एलीट लग सकता है, लेकिन अगर हम इसके पीछे की गहरी राजनीति को समझें तो ये दादा भाई नौरोजी का एक मास्टर स्ट्रोक था। मास्टर स्ट्रोक? वो कैसे? देखिए, नौरोजी ये समझ चुके थे कि भारत में बैठे ब्रिटिश अधिकारी, चाहे वो गवर्नर हों या वाइसरॉय, वे केवल मोहरे हैं। वे असली फैसले नहीं लेते, वे केवल आदेशों का पालन करते हैं। अच्छा, तो असली सत्ता कहीं और थी? बिल्कुल, असली सत्ता की चाबी लंदन की संसद में और उस संसद को चुनने वाली ब्रिटिश जनता के हाथों में थी। लेकिन ब्रिटिश जनता तो यही मानती थी ना कि उनका साम्राज्य भारत में बहुत ही नेक काम कर रहा है। उन्हें तो यही बताया जाता था कि वे भारत का उद्धार कर रहे हैं, हमें सभ्य बना रहे हैं। और ठीक इसी भ्रम को तोड़ना नौरोजी का मुख्य लक्ष्य था। अरे वाह! नौरोजी ने सोचा कि भारत में बैठकर एक ऐसे तानाशाह प्रशासन से शिकायत करने का क्या फायदा जो आपकी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। इसके बजाय क्यों ना उस प्रशासन के मालिकों के पास जाया जाए, यानी सीधे ब्रिटिश जनता के पास। हाँ, ब्रिटेन में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था थी। वहां की जनता सरकार बना और गिरा सकती थी। नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के जरिए लंदन के लोगों, वहां के पत्रकारों और सांसदों के सामने असल आंकड़े रखने शुरू किए। वो मशहूर ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी है ना? बिल्कुल। उन्होंने साबित किया कि ब्रिटेन भारत का विकास नहीं कर रहा है, बल्कि यहां से धन लूट कर ले जा रहा है। ये तो एक तरह से ब्रिटिश सरकार को उसी के घर में घेरने वाली रणनीति हो गई। इसे हम डेमोक्रेटिक लीवरेज या लोकतांत्रिक दबाव का पहला प्रयोग कह सकते हैं। नौरोजी जानते थे कि अगर ब्रिटिश जनता को यह एहसास दिला दिया जाए कि उनके नाम पर भारत में कितना भारी अन्याय हो रहा है, तो वे अपनी खुद की सरकार पर दबाव डालेंगे। क्योंकि भारत में तो बोलने की आजादी थी नहीं। एकदम सही। भारत में आप अंग्रेजों के खिलाफ बोलते तो आपको सीधे जेल में डाल दिया जाता। लेकिन लंदन में उन्हीं के कानूनों के तहत आप सभाएं कर सकते थे और सरकार की खुलेआम आलोचना कर सकते थे। यानी नौरोजी ने उसी ब्रिटिश कानून का इस्तेमाल ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ किया। ये तो कूटनीति का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है, सीधे सत्ता के स्रोत पर ही प्रहार करना। जी बिल्कुल। लेकिन देखिए, केवल लंदन में बैठकर लॉबिंग करने से तो काम नहीं चल सकता था ना, क्योंकि अंततः भारत के भीतर भी तो आम जनता को लामबंद करना जरूरी था। हाँ, जमीनी हकीकत को तो बदलना ही था। और हमारे स्रोत भी यही दिखाते हैं कि 1870 के दशक में भारत में एक नया उबाल आ रहा था। राजनीतिक चेतना का विस्तार हो रहा था। ये वो समय था जब राजनीति केवल बंगाल के जमींदारों या लंदन के बुद्धिजीवियों तक सीमित नहीं रही, वो फैलने लगी थी। हाँ, दस्तावेज बताते हैं कि 1870 में महाराष्ट्र में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना हुई।
महादेव गोविंद रानडे इसके प्रमुख चेहरे थे। रानडे का योगदान इसमें बहुत ही अहम है। और फिर 1875 में कलकत्ता में शिशिर कुमार घोष ने इंडियन लीग की स्थापना की। यहाँ मुझे ना कुछ अलग दिखाई दे रहा है। क्या अलग लगा आपको? देखिए, पूना सार्वजनिक सभा का नाम ही सार्वजनिक है, जिसका अर्थ है सबके लिए। तो क्या ये संगठन अब जमींदारों के प्रभाव से बाहर निकलकर आम जनता की तरफ जा रहा था? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये राजनीतिक विकास का अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण चरण था। पूना सार्वजनिक सभा ने खुद को केवल याचिकाओं तक सीमित नहीं रखा। तो उन्होंने नया क्या किया? एमजी रानडे ने इस संगठन को सीधे किसानों की समस्याओं से जोड़ा। स्रोत बताते हैं कि जब महाराष्ट्र में अकाल पड़ा तो इस सभा के कार्यकर्ताओं ने गांव-गांव जाकर असल आंकड़े इकट्ठा किए और ब्रिटिश सरकार के सामने पेश किए। अरे वाह, यानी जमीनी स्तर का डेटा कलेक्शन। जी हाँ, यह शायद पहली बार था जब कोई राजनीतिक संगठन सीधे किसानों के हकों के लिए लड़ रहा था। उन्होंने सरकार और आम जनता के बीच एक वास्तविक मध्यस्थ का काम किया। और शायद यही वो समय था जब इन नेताओं को ये समझ आ गया था कि आम जनता तक अपनी बात पहुंचाने के लिए कोई साधन चाहिए, कोई मास मीडिया। बिल्कुल, संचार के बिना यह संभव नहीं था। क्योंकि हमारे स्रोत में 1875 की इंडियन लीग के संस्थापक शिशिर कुमार घोष के बारे में एक बहुत ही खास तथ्य दिया गया है। हाँ, अमृत बाजार पत्रिका वाला तथ्य। एकदम सही। इन्होंने अमृत बाजार पत्रिका नाम के मशहूर अखबार की शुरुआत की थी। मतलब एक ही व्यक्ति एक राजनीतिक संगठन भी बना रहा है और साथ ही एक अखबार भी चला रहा है। ये महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता? ये बिल्कुल इत्तेफाक नहीं था। ये एक बहुत ही सोची समझी रणनीति थी। 1870 के दशक तक आते आते ये स्पष्ट हो गया था कि अगर आपको बड़े पैमाने पर समर्थन जुटाना है तो आपके पास जनसंचार का कोई माध्यम होना ही चाहिए। जैसे आज सोशल मीडिया होता है। एकदम सटीक तुलना है। अमृत बाजार पत्रिका केवल खबरें नहीं छापता था, वो राजनीतिक विचारों का, राष्ट्रवाद का एक हथियार था। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती। उस दौर में जब देश की साक्षरता दर इतनी कम थी, लोग पढ़ना लिखना ही नहीं जानते थे, तो एक अखबार कितना असर डाल सकता था? ये सवाल अक्सर पूछा जाता है। मतलब जो जनता पढ़ ही नहीं सकती, उसके लिए अखबार छापने का क्या मतलब था? वो तो सिर्फ कुछ पढ़े लिखे लोगों तक ही रह जाएगा ना। ये एक बहुत ही जायज सवाल है। लेकिन देखिए, उस समय अखबारों ने संचार का एक ऐसा तंत्र विकसित कर लिया था जो साक्षरता की दर से कहीं कहीं आगे निकल गया था। वो कैसे? क्योंकि उस समय अखबार केवल व्यक्तिगत रूप से अकेले कमरे में नहीं पढ़े जाते थे। हमारे स्रोत बताते हैं कि एक गांव में अगर एक अखबार पहुंचता था तो शाम को चौपाल पर या पेड़ के नीचे कोई एक पढ़ा लिखा व्यक्ति उसे जोर जोर से पढ़ता था। अच्छा, यानी सामूहिक रीडिंग होती थी। बिल्कुल। वहां बैठे दर्जनों अनपढ़ किसान उसे सुनते थे और फिर उन राजनीतिक विचारों पर चर्चा करते थे। तो एक अकेली प्रति सैकड़ों लोगों तक चेतना का प्रसार कर रही थी। यानी वो एक अखबार वास्तव में एक पूरे गांव का वैचारिक केंद्र बन जाता था। ये तो बहुत ही शक्तिशाली माध्यम था। और इसी बात से ब्रिटिश सरकार इतनी डर गई थी कि उन्हें 1878 में कुख्यात वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लाना पड़ा। हाँ, ताकि देसी भाषाओं के अखबारों को कुचला जा सके। जी, लेकिन यहाँ पर अमृत बाजार पत्रिका की कहानी एक बहुत ही रोमांचक मोड़ लेती है। दस्तावेज बताते हैं कि रातों रात, केवल एक ही रात में, ये अखबार पूरी तरह से बंगाली से अंग्रेजी में बदल गया। सच में? सिर्फ एक रात में? हाँ, क्योंकि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट केवल भारतीय भाषाओं के अखबारों पर लागू होता था। शिशिर कुमार घोष ने इस कानून की खामी को पकड़ा और सरकार को धता बताते हुए अखबार को अंग्रेजी में छापना शुरू कर दिया। अरे वाह! और सरकार बस देखती रह गई, कुछ नहीं कर पाई। ये तो किसी सस्पेंस फिल्म की कहानी जैसा लगता है। सेंसरशिप से बचने के लिए रातों रात भाषा ही बदल दी। ये दिखाता है कि ये शुरुआती राजनीतिक संगठन कितने चतुर और कितने समर्पित थे। बिल्कुल, उनमें राजनीतिक परिपक्वता आ चुकी थी। और इसी चतुराई और फैलाव के साथ हम इस प्रीक्वल के अंतिम अध्याय की तरफ बढ़ते हैं, 1876 से 1884 का दौर। यही वो दौर है जो सीधे तौर पर 1885 की, यानी कांग्रेस की जमीन तैयार करता है। हाँ, दस्तावेज हमें बताते हैं कि 1876 में सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस ने इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की और फिर 1884 में दक्षिण भारत में मद्रास महाजन सभा अस्तित्व में आई। पूरे भारत में अब संगठन बनने लगे थे। लेकिन यहाँ मुझे एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है। 1876 का इंडियन नेशनल एसोसिएशन तो एक बहुत ही ताकतवर और बड़ा संगठन था ना?
हाँ, सुरेंद्रनाथ बनर्जी उस समय के सबसे बड़े और प्रभावशाली नेताओं में से एक थे। तो फिर स्रोत में ये टिप्पणी क्यों है कि ये संगठन बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया? मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है। आपको इसमें क्या विरोधाभास लग रहा है? सोचिए, अगर आपके पास अपना खुद का इतना शक्तिशाली क्षेत्रीय संगठन है जिसका बंगाल में अच्छा खासा प्रभाव है, तो आप अपनी पहचान खत्म करके उसे किसी नए संगठन में क्यों मिला देंगे? क्या ये एक तरह का आत्मसमर्पण नहीं था? ये सवाल बहुत ही स्वाभाविक है। जब हम आज की राजनीति देखते हैं तो कोई भी अपनी सत्ता या अपनी कुर्सी छोड़ना नहीं चाहता। बिल्कुल, आज तो सब अपनी पार्टी अलग बनाना चाहते हैं। लेकिन 1880 के दशक के उन नेताओं की सोच इससे बहुत अलग थी। इसे समझने के लिए हमें उस समय के राजनीतिक माहौल और ब्रिटिश सरकार के रवैये को देखना होगा। ब्रिटिश सरकार का रवैया कैसा था? कि ये तो केवल बंगालियों की समस्या है, या ये तो केवल मद्रास के लोगों का स्थानीय मुद्दा है। अच्छा, यानी वे क्षेत्रीय पहचान का फायदा उठाकर उनकी मांगों को छोटा या महत्वहीन साबित कर देते थे। एकदम सही। ब्रिटिश साम्राज्य बहुत विशाल और केंद्रीकृत था। अंग्रेज पूरे भारत पर एक साथ राज कर रहे थे, लेकिन भारतीय अलग अलग टुकड़ों में अपनी अपनी मांगे कर रहे थे। तो उन्हें एक होने की जरूरत महसूस हुई। हाँ, और इसकी सबसे बड़ी वजह बना 1883 का इल्बर्ट बिल विवाद। स्रोत स्पष्ट करते हैं कि इस बिल में प्रस्ताव था कि भारतीय जज भी अंग्रेज अपराधियों के मुकदमों की सुनवाई कर सकते हैं। और अंग्रेजों ने इसका विरोध किया होगा। बहुत जबरदस्त विरोध। इसके खिलाफ पूरे भारत में फैले हुए अंग्रेजों ने रातों रात एक साथ मिलकर एक बहुत बड़ा संगठन बनाया और सरकार को वो बिल बदलने पर मजबूर कर दिया। तरे, तो अंग्रेजों ने ही भारतीयों को ये सिखा दिया कि असली ताकत पूरे देश में एक साथ संगठित होने में है। बिल्कुल, ये भारतीयों के लिए एक बहुत बड़ा सबक था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जैसे दूरदर्शी नेताओं ने महसूस किया कि जब तक बंगाल, मद्रास, बॉम्बे और पूना के नेता एक साथ मिलकर एक अखिल भारतीय मंच पर खड़े नहीं होंगे, तब तक ब्रिटिश सत्ता उनकी बात को गंभीरता से नहीं लेगी। क्योंकि अलग अलग आवाजें शोर तो कर सकती हैं, लेकिन दबाव नहीं बना सकती। सही कहा आपने। तो इस नजरिए से देखें तो इंडियन नेशनल एसोसिएशन का कांग्रेस में विलय होना कोई हार या अपनी पहचान खोना नहीं था। कतई नहीं। यह वास्तव में राजनीतिक विकास का एक अपग्रेड था। ये क्षेत्रीय चेतना का राष्ट्रीय चेतना में परिवर्तन था। एक बहुत बड़ा कदम। हाँ, इन नेताओं ने एक बड़े राष्ट्रीय लक्ष्य के लिए अपने छोटे क्षेत्रीय अहंकार को किनारे रख दिया। 1884 में मद्रास महाजन सभा का बनना और इन सभी संगठनों का एक दूसरे के संपर्क में आना, ये सब एक ही दिशा में उठाए गए कदम थे। में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने वही छतरी प्रदान की। अब ये पूरी तस्वीर एकदम साफ हो गई है। कांग्रेस अचानक आसमान से नहीं टपकी थी। बिल्कुल नहीं। ये उन सभी संस्थाओं का तार्किक परिणाम थी जिनके बारे में हमने अभी चर्चा की है। बंग भाषा प्रकाशिका सभा के बौद्धिक विचारों से शुरुआत हुई। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के जमींदारों ने उसमें आर्थिक ताकत डाली। हाँ, दादा भाई नौरोजी ने लंदन में जाकर ब्रिटिश सरकार पर कूटनीतिक दबाव से बनाना सिखाया। पूना सार्वजनिक सभा ने उसे किसानों और जमीनी मुद्दों से जोड़ा। और अंत में अमृत बाजार पत्रिका जैसे अखबारों ने उसे घर घर तक पहुंचाया। ये तो 50 वर्षों की एक ऐसी मैराथन थी जिसमें हर संगठन ने अपने हिस्से की दौड़ पूरी की और फिर बैटन अगले संगठन को सौंप दी। बहुत ही सुंदर एनालॉजी है ये। ये पूरी यात्रा साबित करती है कि कोई भी बड़ा राजनीतिक बदलाव अचानक नहीं होता है। इसके पीछे दशकों की मेहनत, रणनीति और धीरे धीरे इकट्ठा की गई ताकत होती है। और यही इतिहास की सबसे बड़ी सीख भी है। 1885 केवल एक ऐसा साल था जब इन सभी अलग अलग धाराओं ने मिलकर एक बड़ी नदी का रूप ले लिया। अगर ये छोटी धाराएं नहीं होती तो उस विशाल नदी का कोई अस्तित्व ही नहीं होता। बिल्कुल। इन सभी दस्तावेजों और स्रोतों का विश्लेषण करने के बाद एक ऐसा सवाल उभरकर सामने आता है जो मौजूदा समय में भी उतना ही प्रासंगिक है। जी। अगर हम सोचें कि 1836 से लेकर 1884 तक इन क्षेत्रीय और छोटे संगठनों ने वो खामोश और जमीनी काम नहीं किया होता, अगर जमींदारों ने अपने कर बचाने के लिए नीतियां नहीं समझी होती, अगर सेंसरशिप से बचने के लिए अखबारों ने रातों रात अपनी भाषा नहीं बदली होती, तो क्या होता? तो क्या 1885 में कोई राष्ट्रीय आंदोलन जन्म ले पाता? यह स्थिति इस विचार को जन्म देती है कि अक्सर बड़े और चमकदार राष्ट्रीय आंदोलनों के पीछे उन छोटे स्थानीय और क्षेत्रीय समूहों की अदृश्य मेहनत होती है जिन्हें इतिहास बड़ी आसानी से भुला देता है।
ये तो सोचने वाली बात है। क्या वास्तव में बड़े बदलावों की नींव रखने वाले यही गुमनाम और छोटे समूह नहीं होते? ये एक ऐसा पहलू है जो इतिहास को और आज की राजनीति को भी देखने और समझने का नजरिया पूरी तरह बदल देता है। इस गहरी चर्चा का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। दस्तावेजों के पन्ने पलटते रहिए और नई परतों को खोजते रहिए।